हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 011 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये इग्नू का BCA का फर्स्ट सेमेस्टर है और इसका नाम है कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर। तो देखिए, आज हम लोग इसका देखने वाले हैं दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ये एक पूरा प्लेलिस्ट होगा जिसमें मैं आपको इसका सभी क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। और इसी तरह से मैंने BCS 11 का प्रीवियस ईयर भी करवा के दे दिया हूँ। ठीक है, जैसे कि जून 23 का हो गया या दिसंबर 22 का हो गया, तो उन सब का भी मैं करवा के दे चुका हूँ। तो मैं उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग डायरेक्ट एक्सेस कर लीजिएगा। अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम मिनिमम 3 साल को तो देख के जाना ही है। ठीक है, 3 साल मतलब टोटल 6 पेपर हुआ, क्योंकि एक सेमेस्टर में मतलब एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो एक साल में 2 पेपर हुआ, तो यानी 3 साल मतलब टोटल 6 पेपर को आपको करके जाना है आपके एग्ज़ाम से पहले का। ठीक है, ये नहीं कि आप 2010 2005 का देख रहे हो, अपने एग्ज़ाम से पहले का 3 साल। ठीक है, तो बाकी का भी ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे एग्ज़ाम से एक रात पहले क्यों ना देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज आस्क्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, इसको बाइनरी में करने बोल रहा है, फिर बाइनरी में दिया हुआ है, डेसिमल में करने बोल रहा है, हेक्साडेसिमल में दिया है, बाइनरी में बोल रहा है, बाइनरी में दिया है और हेक्साडेसिमल में करने बोल रहा है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ना इसमें आते रहता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये है अंडर पावर, मतलब इसके नीचे जो है 10 है, यानी 10 है। तो 10 आप लोग को पता है क्या होता है, ये होता है डेसिमल। तो यानी जो ये नंबर दिया हुआ है हम लोगों का 0.0125, ये हम लोग का डेसिमल में दिया है और इसको बोल रहा है कि बाइनरी में लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए डेसिमल टू बाइनरी में कैसे होता है, टू कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी यू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन पार्ट बाई 2 रिपीटेडली, और उसके बाद क्या करना है, नोटिंग द इंटीजर पार्ट ईच टाइम। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, डेसिमल से अगर बाइनरी में करना है ना, तो आपको जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते रहिए और तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक वो 1 नहीं हो जाता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है ना, उसको आप नोट करते जाइए। ये क्या होता है, ये जब पॉइंट में दिया रहता है हम लोगों का डेसिमल वैल्यू, उसके लिए। तो यहाँ देखिए, ये सब चीज़ ना मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, आपको एग्जाम में ये सब चीज़ लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये काम करना शुरू करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों का 0.0125, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 0.025। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा हम लोग का 0.025। तो देखिए फ्रैक्शन से पहले, मतलब ये पॉइंट से पहले जो है वो नोट करना है। तो यहाँ पे 0 है, तो ऐसे करके मैं 0 नोट कर लिया हूँ, आप भी ऐसे करके इक्वल टू देके एरो बना के 0 नोट कर लिए। इसी तरह से फिर अब ये आ गया 0.025, तो अब इसको कीजिए 2 से मल्टीप्लाई। तो 0.025 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो आया हम लोगों का 0.05। इसमें भी देखिए फ्रैक्शन से पहले क्या है, 0 है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर ये 0.05 आया, फिर इसको 2 से कीजिए तो यहाँ पे आ गया 0.1। फिर इसको क्या बोलते हैं, इसमें 0 आया। देखिए जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता है ना, 1 मतलब पॉइंट से पहले, यानी 1.00 जब तक नहीं आता तब तक हम लोग को करते रहना है मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर देखिए 0.1 आया, फिर उसको 2 से किए तो आ गया 0.2। इसमें भी 0 आया, तो मतलब देखिए पॉइंट से पहले 0 है तो 0 लिख दिए। इसी तरह से 4 को 0.2 को किए तो 0.4 आया, इसमें भी। फिर 4 को किए तो 0.8 आया, इसमें भी। अब देखिए 0.8 को 2 से किए तो क्या आ गया हम लोगों का 1.6। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोला था, 1.001 आना चाहिए तब जाके रुकेंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग का 1.6 है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, फ्रैक्शन से पहले 1 है, तो मैंने 1 को नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, फिर देखिए 1.6 आया। ठीक है, तो देखिए जब 1.6 आया ना, अगर 1.00 आता तो रुक जाते, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग का 1.6 है, तो हम लोग को फिर से आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन क्या करना है, फ्रैक्शन वाला ही पार्ट को करना है। देख रहे, यू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन पार्ट बाई 2 रिपीटली। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट मतलब कि ये पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो है वो होता है फ्रैक्शन पार्ट। तो यानी कि 1.6 में तो 1 को तो नोट कर लिए, ठीक है, फ्रैक्शन से पहले था, लेकिन उसका फ्रैक्शन पार्ट को, यानी कि 1 के अलावा क्या फ्रैक्शन में बचा है, तो 0.6 बचा है ना। तो देखिए वही किए 0.6 या 0.6 बोलिए, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया हम लोग का 1.2। इसके में फिर 1 बचा, मतलब 1 हम लोग का निकल गया, नोट कर लिए। उसके बाद फिर देखिए इसका भी फ्रैक्शन को करेंगे तो 1 तो बाहर हो गया, तो 0.2 बचा। फिर 0.2 को हम लोग 4 से किए तो 0 आया, तो 0 को कॉमन ले लिया। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ लूप वापस से चलने लगा। ये 0.2 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 8 को करेंगे, फिर तो देखिए यही चीज़ वापस से चलने लगा। तो जहाँ पे एक बार लूप क्रिएट हो जाएगा, वैसे आप चाहते तो यहीं पे रुक जाते। 0.2 जैसे आप 0.2 आया फिर 2 से करते तो देख रहे यही लाइन वापस बन रहा है। उसके बाद फिर वही नेक्स्ट लाइन बनता, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ बन रहा है। तो ये चीज़ करने का जरूरत नहीं है, लूप बन जाता है, तो एक लूप के बाद आप रुक जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बताने के लिए
जैसे कि ये 0.2 किया, 4 किया, फिर मैं 8 किया और फिर मैं यहाँ पे तक गया 0.1 तक और फिर मैं यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, आप चाहते तो जैसे आपको पता चला कि भाई लूप बन चुका है, ये 0.4 आ गया, फिर वही आता 4 से करते, तो आप यहीं पे रुक जाते। तो आप यहाँ पे लिख देंगे द फाइनल आंसर विल बी। ठीक है, तो ये हम लोग को का है 0.0125, इसका में डेसिमल है नीचे। तो इसको अगर हम लोग जब बाइनरी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए हम लोग 0 पॉइंट किए थे ना, तो स्टार्टिंग में 0 पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद ये जो वैल्यू आया है इसको लाइन से लिख देंगे ऊपर से। तो क्या है 0 0 0 0 0 0, 6 जीरो है, तो चलिए 6 0 कर देते हैं, 0 0 0 0 0, 6 0 हो गया। उसके बाद क्या है 1 1 0 0 1 1, तो देखिए वही लिखे 1 1 0 0 1 1। तो ये हो गया हम लोगों का बाइनरी में। ठीक है, तो ये था हम लोगों का डेसिमल वैल्यू, इसको हम लोग चेंज करके ले आए बाइनरी में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, यहीं पे दिया हुआ है, ये हम लोगों का देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये मतलब क्या है 2 दिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक चीज़। डेसिमल में नीचे क्या रहता है, उसके बेस में क्या रहता है 10। ठीक है, डेसिमल 10। ठीक है, उसके बाइनरी में 2 रहता है, हेक्साडेसिमल में 16 रहता है। ठीक है, तो इतना ही रहता है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 0 0 1 1 1 1 1, जो बाइनरी में दिया है इसको हम लोग को डेसिमल में बदलना है। तो देखिए कोई बाइनरी में दिया रहता है तो उसको डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू डेसिमल यू मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाई इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड सम देम अप। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको यहाँ पे मैं बस लिखने के लिए बता दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जितना भी नंबर है ना सबको सेपरेट लिखिए। तो चलिए पहले मैंने देखिए सबको सेपरेट लिखा, 1 0 0 है, तो देखिए पहले 1 लिखे, फिर 0 लिखे, अभी बाकी पे ध्यान मत दीजिए, फिर 0 लिखे, बाकी यहाँ पे और कितना 1 है, 1 2 3 4 5, तो 5 1 है, तो मैंने 5 1 को लिख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। अब आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आपको पता है, राइट टू लेफ्ट ये देखिए ऐसे होता है ना मेरा, ये देखिए राइट टू लेफ्ट ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 के पावर से। ठीक है, तो 2 के पावर से, तो पहले जो है पहला वाला पावर है उसको 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कीजिए ये 1 को, और सब बीच में सब में प्लस रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वाले को 2 का पावर 1 से कीजिए, फिर 2 के पावर 2 से कीजिए, फिर 2 के पावर 3 से कीजिए, फिर 2 के पावर 4 से कीजिए, फिर 2 के पावर 5 से कीजिए, 2 के पावर 6 से कीजिए, 2 के पावर 7 से कीजिए। ठीक है, तो यही था, बहुत सिंपल सा। आपको क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल में करना होता है, तो बस क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के पावर से कॉरस्पॉन्डिंग राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे देखिए लिखे हुए राइट टू लेफ्ट में हम लोग को करना है। तो बस आप सिंपली देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप सब मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो ये कर लेते हैं हम लोग, 0 वाला जो है उसको ये कर देते हैं। तो देखिए 0.2 का पावर 6 कुछ भी हो 0 ही आने वाला है, तो ये 0 हो गया। 0.2 का पावर 5 0 हो गया, ये 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, सब बाकी है, तो ये बाकी 1 है। अब चलिए ये कर लेते हैं। तो 1 × 2 का पावर 7, आप लोगों को पता होना चाहिए 2 का पावर 7 होता है 128, यानी कि 2 का 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64 128, तो 2 का पावर 7 होगा, यानी 2 को 7 बार करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 128। ये सब तो 0 0 था, तो ये वही हो गया 0 + 0, लिखने का जरूरत नहीं है, मत लिखिए। उसका देखिए ये वाला है 2 का पावर फुल, पता है आप लोग का 16 होता है, फिर है 2 का पावर 3 तो 8 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, और 2 का पावर 0 ये होता है हम लोग का 1। देखिए किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 होगा ना तो उसका वैल्यू 1 आएगा, चाहे 2 का हो या 200 का हो या 2000 का हो या 2 लाख का हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू आएगा 1। तो क्या हो गया हम लोगों का, ये सब 1 के साथ है तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग का 159। ठीक है, तो ये जो हम लोग को बाइनरी में दिया था इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल वैल्यू क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हम लोग को 159 आ गया, और नीचे 10 लिख देंगे, बेस में 10 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए आप इसको बेस में लिखिएगा, ये जैसे यहाँ पे इसमें दिखाने के लिए स्क्रीन पे आप इसको बेस में लिखिएगा कुछ इस तरह से, यहाँ देख रहे हैं जैसे यहाँ पे बेस में लिखे इसी तरह से आप इसको भी बेस में लिखिएगा, और ये आ गया हम लोग का डेसिमल वैल्यू। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, मतलब इसी के अंदर है, और उसका थर्ड क्या है FA5, ये देखिए 16 है, 16 मतलब बेस है, बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है, इसको बाइनरी में करने बोल रहा है। देखिए आप एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे तरह का सीखते जा रहे हो, है ना, ये सब आपको एग्जाम में काम आएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बाइनरी टू हेक्सा, ये प्रीवियस में भी आ चुका है, मैं प्रीवियस में भी करवाया हूँ, तो जब आप ये प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद दूसरे में जाओगे तो आपको दिख जाएगा सब कुछ, ये सब चीज़। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए इनफ चीज़ होगा आपके पास। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में करना है, तो क्या करेंगे देखिए, कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू इट्स इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिए हेक्साडेसिमल को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, तो इस टेबल पे ध्यान दीजिए, इसको यहाँ देखिए, ये जो टेबल है हम लोगों का ये, तो यहाँ पे देखिए
हेक्साडेसिमल में देखिए इसमें 16 पावर है, तो इसके अंदर कितने वैल्यू आते हैं ना हेक्साडेसिमल के अंदर, 0 से शुरू होता है और 15 तक जाता है, ठीक है, यानी 16 वैल्यू आते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 10 नहीं आता है, ठीक है, 9, उसके बाद 10 की जगह आएगा A, 11 की जगह आएगा B, 12 की जगह आएगा C और 13 की जगह आएगा D, 14 की जगह आएगा E और 15 की जगह आएगा F, ठीक है। तो देखिए वही है हेक्साडेसिमल में, यहाँ पे देखिए इस रो में हेक्सा वाले में 0 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद देखिए 9 के बाद क्या आ गया A B C D E और F, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का हेक्सा में। अब इसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं ये आप याद कर लीजिएगा, वैसे आप लोग को आता ही होगा ये चीज़। तो हेक्सा में रहता है, तो बाइनरी में अगर 0 हम लोग को बाइनरी में दिखाना है तो 0 0 0 रहेगा, 1 दिखाना है तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1, 2 दिखाना है तो क्या होता है 0 0 1 0, ठीक है, 3 दिखाना होता है तो 0 0 1 1, ये सब चीज़ आपको आता होगा, ठीक है। बाइनरी में कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको निकालेंगे, तो हम लोग को क्या करना है ना, इसमें जितना भी इसके अंदर जितने भी वैल्यू दिया ईच डिजिट का, ठीक है, यानी कि सबको हम लोग को सेपरेट लिखना है। एफ़ को किससे डिनोट करते हैं बाइनरी में, तो एफ़ को हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखिए एफ़ को किससे कर रहे हैं तो 1 1 1, तो 4 बार 1 तो 1 1 1, ठीक है। अब देखिए आपके सवाल में आएगा, तो देखिए एफ़ का वैल्यू क्या होता है, अभी बताए थे एफ़ का वैल्यू क्या होता है 15, है ना, हेक्साडेसिमल में एफ़ मतलब 15। तो अब इसको हम लोग ये बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको 15 कैसे मानेंगे, तो देखिए मैंने क्या बताया था कैसे पावर शुरू होता है, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर देखिए इधर से राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट देखिएगा इधर से, तो पहले क्या है 2 का पावर 0, फिर क्या होगा 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो देखिए सबके साथ 1 1 है, तो 2 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 2 का पावर 1 क्या हो गया 2, और फिर क्या आएगा 4, फिर आएगा 8, इसी तरह से 16 32 इसी तरह से बढ़ता है। तो ऐड कीजिए, देखिए 2 का पावर 0 1 हो गया, 2 का पावर 1 तो क्या हो गया 2, तो 2 + 1 3, फिर 2 का पावर 2 हो गया यानी 4, तो 4 + 3 7 और फिर आ गया 2 का पावर क्या बोलते हैं 2 का पावर आ गया 3, तो 8 8 + 7 कितना होता है 15। तो इसलिए देखिए बाइनरी में ऐसे होता है, तो यानी एफ़ को हम लोग कैसे करते हैं 1 1 1 से। उसके बाद देखिए ए है, तो ए को भी सेपरेट लिखेंगे, ए मतलब क्या आपको पता है 9 तक किया, उसके बाद 10 10 मतलब ए, तो ए 10 को कैसे डिनोट करते हैं तो 1 0 1 0, तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यानी कि अब सिंपल, अब मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा 2 का पावर, ये देखिए 1 है 2 है 4 है 8 है, ठीक है। तो एक वाला पार्ट तो नहीं होगा, ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हट जाएगा, उसका 4 वाला पार्ट भी नहीं होगा, तो क्या बचा 2 प्लस और ये 8 होता है ना, तो देख रहे 1 2 4 8 16 32 इस तरह से आता है, तो 8 + 4 सॉरी 8 + 2 ये 2 वाला पार्ट है, तो 8 + 2 10, तो ए है हम लोग का 10, तो ए को हम लोग बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से 5 है, 5 तो 5 ही है, तो 5 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं 5 मतलब क्या बाइनरी में करेंगे तो क्या होता है हम लोग का पहला वाला स्थान 1 होता है, उसके बाद ये क्या होता है 2 होता है, ये 4 होता है और ये 8 होता है। तो हम लोग को 5 को करना होगा तो किसको प्लस में 1 रखना होगा, एक 4 वाला को रख देंगे और एक 1 वाला को रख देंगे, तो 5 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी में 0 1 0 1, ठीक है। तो बस सिंपली सबको हम लोग सेपरेट करके लिख दिए, सबका हेक्साडेसिमल मतलब बाइनरी में फॉर्म में लिख दिए 4 डिजिट का, अब बस सबको ऐड कर दिए लास्ट में, तो सो एफ बाइनरी में क्या हो जाएगा सबको लिख दीजिए, ये जो है सब एज इट इज़। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं स्पेस नहीं दोगे तो भी चलेगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1, ये हो गया हम लोग का बाइनरी में, ठीक है। तो ये था हम लोगों का बाइनरी में। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0, जो है हम लोग का बाइनरी में दिया हुआ है, इसको बोल रहा है हेक्साडेसिमल में करना है, ठीक है। अभी हम लोग को हेक्सा में दिया था, बाइनरी में करने बोल रहा है, बाइनरी में हेक्सा में करने बोल रहा है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल, ग्रुप द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 4, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, देन कन्वर्ट ईच ग्रुप टू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो आपको क्या करना है ना, इसमें आपको ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको आपको ना राइट से मतलब हमेशा राइट तरफ से इधर से करना है, 4 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर हम लोगों का देखिए 4 ग्रुप है, मैंने आपके लिए बता दिया। तो पहले ये 4 ग्रुप बनेगा, पहला ग्रुप, ठीक है, उसके बाद इसके आगे वाला बनेगा 4 ग्रुप, ठीक, उसके बाद फिर आगे वाला बनेगा 4 ग्रुप में। अब मान लीजिए अभी तो खैर हम लोग का 4 4 में बन चुका है, मान लीजिए यहाँ पे एक 2 0 और होता है, यहाँ पे 0 0, तो आप लोग क्या करते हैं फिर तो 4 ग्रुप बनता नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 ही बचता। तो देखिए जब लास्ट में 2 बचता ना, तो आप उसके आगे जो भी रहता 2 2, मतलब अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि 0 0 है यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे 2 0 और लगा देते और इसका 4 ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो खैर हम लोग का ग्रुप बन चुका है 4 का ग्रुप, तो चलिए एज इट इज़ लिख दिया हूँ, देखिए 4 ग्रुप बन चुका है। अब इसको आपको लिखने का जरूरत है, देखिए मैंने यहाँ पे बताने के लिए क्या है, आप डायरेक्ट ऐसे 4 ग्रुप बनाइएगा और नीचे ही एरो करके यहीं पे एरो कर दीजिएगा ऐसे, और फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर वही वैल्यू है। तो अब इसको हम लोग जब निकालेंगे
इसका जब इस 4 ग्रुप में बन चुका है तो 1001 क्या होता है, तो वही वाला पावर फिर से क्या 1 1 2 4 8, तो 8 पे है 1 और 1 पे है 1, ठीक है। तो 8 + 1 क्या हो गया 9। इसी तरह से 0 1 1 0 तो है 1 2 4 8, यानी 4 पे है और 2 पे, 4 2 6 होता है। उसके बाद फिर देखिए 1 2 4 8, तो 8 पे है 4 पे है और 2 पे है, तो 8 + 4 + 2 क्या हो जाएगा 14, है ना। और हम लोग को पता है हेक्साडेसिमल में बोल रहा है, तो 14 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट एफ होता है, एफ क्या होता है 15, तो ई हो गया 14। ये वाला इसमें देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए बस जैसे हम लोग को ये पता चला, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। देयरफॉर ये जो हम लोग का बाइनरी वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में क्या आ जाएगा 96E, ठीक है। तो यानी कि ये बाइनरी वैल्यू का हम लोग का हेक्साडेसिमल आएगा 96E। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे FA516 था, उसको बाइनरी में किए थे, तो जब आप इसको भी अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो 96E को आप बाइनरी में करके देखिए तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आप इसको आराम से बना लेंगे। अब देखिए ये हो गया हम लोग का। अब चलिए आगे देखते हैं 1 का बी नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है As computer system has large RAM, still it requires secondary storage. Why? Explain. तो देखिए ये जो BCS 11 है ना, इसमें आपसे ना मतलब जैसे प्रीवियस से होता है कि जैसे आप BCS 12 में देखते होंगे कि उसमें प्रीवियस से सेम क्वेश्चन रिपीट कर जाता है, लेकिन इसमें BCS 11 में आपको सेम क्वेश्चन नहीं दिखेगा, यानी कि एकदम एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन टॉपिक सेम रहेगा। लेकिन टॉपिक सेम आपको दिख जाएगा, आप अगर टॉपिक पढ़े रहोगे तो आप आराम से आंसर लिख के आ सकते हो, वैसी वाली बात है। तो जैसे होता है कि कंप्यूटर इसमें पूछ रहा है कि एक कंप्यूटर में रैम तो होता है ना, अच्छा खासा रैम होता है, फिर भी उसके लिए आपको सेकेंडरी स्टोरेज का ज़रूरत क्यों होता है। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब अलग से आपको स्टोरेज खरीदने की, स्टोरेज उसमें डालने की क्या ज़रूरत होती है, तो वो पूछ रहा है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए मेरा जो आंसर होगा ना इस पूरे प्लेलिस्ट में, और आप जो भी देखोगे बाकी उसमें आपको एकदम बेहतर मतलब जो होता है ना बेस्ट वाला वो करके दिया रहेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा याद करके वही लिखना है, बिल्कुल नहीं। आपने याद पढ़ लिया, मैं आपको समझा दिया हूँ, आप उसके हिसाब से अब समझ चुके हैं, अब अपने हिसाब से बना के लिखिए जैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने पॉइंट बताया, पॉइंट पे नहीं लिखना है, पॉइंट पे मत लिखिए, ब्रैकेट में पूरा इसमें लिख दीजिए पैराग्राफ में। लेकिन इग्नू में ना क्या होता है, आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इग्नू में आप कोशिश कीजिएगा कि आप पॉइंट में लिखें आंसर को। अगर आप एक पेज का पैराग्राफ में आंसर लिखते हो और वही उस पेज में आप 4 पॉइंट लिख देते हो तो आपको 4 पॉइंट वाला में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, वो एज़ कम्पेयर टू आप पूरा पेज भर दोगे उसमें। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप पॉइंट में आंसर लिखें, और पॉइंट का नंबर मत दीजिएगा कभी भी। जैसे नंबरिंग होता है ना 1 2 3 4, वैसा पॉइंट का नंबर नहीं। पॉइंट में हमेशा आपको क्या करना है, वो जो स्टार बना देते हैं या फिर सर्कल बना देते हैं ना पॉइंट की जगह, वैसा नंबर कभी नहीं देना है। वो मैं बाद में बताऊँगा आपको क्यों नहीं देना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, इवन थॉट अ कंप्यूटर सिस्टम माइट हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। रैम मतलब क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब उसके अंदर कंप्यूटर में मेमोरी तो होता है अंदर, है ना, रैम तो होता ही है। तो फिर भी हम लोग को सेकेंडरी स्टोरेज का इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि देखिए पहला होता है वोलाटिलिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग इट लॉस इट्स कॉन्टेंट्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है। तो रैम तो होता है हम लोग के कंप्यूटर में, लेकिन रैम जो होता है ना वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब जो जैसी वो कंप्यूटर ऑफ हुआ वो मेमोरी भूल जाएगा, उसका चला जाएगा, वो गायब हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, और इसलिए हम लोग को सेकेंडरी स्टोरेज का ये होता है क्योंकि रैम तो वोलाटाइल मेमोरी होता है, मतलब ये अपना सारा कंटेंट लूज़ कर देता है जैसे हम लोग कंप्यूटर बंद करते हैं या फिर कोई भी दिक्कत आता है ना। और वहीं पे सेकेंडरी स्टोरेज हम लोग का काम आ जाता है, क्योंकि क्या करता है सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड डिस्क, यानी सेकेंडरी स्टोरेज मतलब क्या, हार्ड डिस्क जो हम लोग HDD करते हैं ना, या फिर SSD जो हम लोग देते हैं स्टोरेज के लिए, ये सब क्या होता है, ये हम लोग का नॉन वोलेटाइल होता है। इस नॉन वोलेटाइल मतलब कि दिस अलाउ यू टू स्टोर डेटा परमानेंटली एंड एक्सेस इट इवन आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब ये अपना ये भूलता नहीं है। वोलेटाइल मतलब ऐसे भूलने से कर सकते हो आप, है ना। तो ये सब जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD हो जाएगी, ये सब नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसमें आप जो डेटा स्टोर कर देते हो, जो मेमोरी आप जो भी वैल्यूज़ में डाल देते हो, है ना, वो सब आप लोग का हमेशा उसमें रहता है। तो वही करता है कि हम लोग को परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए रहता है, और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर बंद हो गया होगा, आप फिर से खोलेंगे तो फिर से वो डेटा वहीं रहेगा। तो ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोज़ एंड प्रोग्राम वुड बी गॉन विदाउट सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो अगर रैम में आप डाल के रखोगे तो क्या होगा, जैसे आप कंप्यूटर बंद करोगे तो सारा आप जो भी वीडियो बनाए सब वो गायब हो जाएगा, अगर वो रैम रहेगा सिर्फ तो, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या बोलता है, सेकेंडरी स्टोरेज का ज़रूरत पड़ता है। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद देखिए, अब देखिए
इसी में आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जैसे आपसे पूछ रहेगा कि रैम क्या होता है, तो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। किस लिए होता है, डेटा स्टोर करने के लिए होता है। आप अगला पॉइंट लिख सकते हो कि रैम क्या होता है, वॉलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब कि ये सारा कंटेंट अपना खो देता है जैसे कंप्यूटर बंद हो गया या फिर इंटरनेट ब्रेक हो गया। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन बन रहा है, इसी के अंदर बन रहा है, यही सब हुआ टॉपिक। तो आपसे अगर रैम के बारे में पूछेगा तो आप खाली छोड़ने के अच्छा ये सब लिख के आ सकते हो। अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, देखिए फिर भी आप पढ़ रहे हो, यही होता है, यही करना है आपको पूरा BCS 11 में। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ये हो गया तो कि वोलेटाइल होता है रैम, इसलिए हम लोग को सेकेंडरी स्टोरेज का ज़रूरत होता है। उसके बाद फिर होता है कैपेसिटी, ठीक है। तो वाइल रैम कैपेसिटीज़ आर इंक्रीजिंग, दे आर स्टिल सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यानी कि देखिए रैम का कैपेसिटी होता है, अच्छा खासा होता है, लेकिन फिर भी वो ना जो हम लोग का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है ना, उससे कम ही रहता है, उससे बहुत ही कम रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो वही लिखा है, दे आर स्टिल सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफर मच लार्जर capacities allowing you to store vast amount of data like movies, music libraries, large software application and extensive document collection that would not fit in RAM, ठीक है। तो कैपेसिटी का बस अंतर होता है कि रैम बहुत छोटा होता है कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले, है ना, सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले। तो सेकेंडरी स्टोरेज हम लोग को वही ज़्यादा कैपेसिटी देता है, जिसमें हम लोग बहुत तरह का अपना स्टोरेज कर सकते हैं, अमाउंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे मूवी हो गया, कोई म्यूज़िक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। तो उस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में कर सकते हैं, जो कि हम लोग का रैम में होना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, पहला हो गया वोलेटाइल, दूसरा हो गया कैपेसिटी, तीसरा हो गया पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक USB फ्लैश ड्राइव्स एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आर पोर्टेबल। मतलब क्या होता है, यू कैन ईजिली ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटर और कैरी इट विथ यू। रैम इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर पोर्टेबिलिटी एंड इज़ डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो हम लोग का जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना, इसका आप ये समझिए ना, एक मेमोरी कार्ड, हम लोग के पास जो मेमोरी कार्ड है उसमें भी तो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज ही होता है। तो देखिए रैम क्या होता है ना, रैम आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, तो आप उसमें जो डेटा स्टोर करते हो वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में रहेगा, और कंप्यूटर आपका जहाँ है वहीं रहेगा, है ना। तो यानी कि आप उसको उठा के, वो पोर्टेबल नहीं होता है कि उसको आप मान लीजिए आप कभी बाहर जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आपको काम है, तो आप पूरा कंप्यूटर को लेके जाओगे नहीं ना, वो तो मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा आप वही आप एक पेन ड्राइव में डाल दियो या फिर एक मेमोरी कार्ड में डाल दियो, आपको डेटा ही चाहिए ना। मान लीजिए कोई असाइनमेंट बनाओ तो आप वो पेन ड्राइव में डालो, पेन ड्राइव लिए पॉकेट में रखे गए कॉलेज, वहाँ पे जाके दिखा दिए, सबमिट कर दिए, कंप्यूटर में दिखा दिया सबको। तो वही होता है पोर्टेबिलिटी, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम लोग को वो पोर्टेबल होता है और रैम पोर्टेबल नहीं होता है, सिंपल मतलब यही है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज इज जनरली मच चीपर per gigabyte compared to RAM. This makes it more economical for storing large amount of data that you don't need to access as quickly as what's kept in RAM. ठीक है। तो यानी कि ये जो स्टोरेज हम लोग का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है ना, वो सस्ता भी होता है रैम के मुकाबले। तो वही लिखे हैं मच चीपर पर गीगाबाइट, यानी कि हम लोग जो भी गीगाबाइट से हम लोग ये कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि एक रैम में हम लोग जितना भी गीगाबाइट यूज़ करते हैं, मतलब जितना पैसा हम लोग को गीगाबाइट यूज़ करने में लगता है, GB यूज़ करने में लगता है, उससे बहुत ज़्यादा सस्ता होता है हम लोग का सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी कि जो मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, वो सब में। तो इसलिए क्या होता है, ये हम लोग को लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि हम लोग को लार्ज डेटा भी स्टोर करना है और पैसा भी हम लोग का कम लगेगा, है ना, ख़रीदने में। तो वो हम लोग इसलिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं। तो यही हो गया हम लोगों का रैम के मुकाबले। तो रैम महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, इसलिए हम लोग सेकेंडरी को करते हैं। तो देखिए ये मैंने मस्त आपको 4 पॉइंट बता दिया, आप आराम से लिखिए इसको। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पॉइंट दे दिया है, आपको पॉइंट नहीं देना है। मैं आगे इस PDF में ध्यान रखा हूँ इस चीज़ का, लेकिन आपको पॉइंट नहीं देना है। देखिए पॉइंट देने से क्या हो सकता है ना, पॉइंट का नंबरिंग देने से, उससे आपके एग्जामिनर जब चेक करेगा ना, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का था, मान लीजिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता, ये 6 मार्क्स का होता, और आपने 4 पॉइंट लिखा है, तो एग्जामिनर के मन में कहीं ना कहीं ये इफेक्ट पड़ जाता कि भाई ये है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इसने 4 लिखा है, तो मैं चलो 4 मार्क्स दे देता हूँ। इसलिए उसमें 4 पॉइंट लिखिए मत, मतलब एग्जामिनर को दिखने मत दीजिए कि भाई देख मैंने 4 पॉइंट लिखा है। अगर उसको कि सच में गिनना है कि कितना पॉइंट लिखा है, तो वो गिने, वो मेहनत करे कि भाई हाँ 1 2 3 4 वो गिने, उसके बाद 4 दे, ठीक है, लेकिन उसको पहले मत दिखा दीजिए कि भाई ये देख हम 4 लिखे हैं। इसलिए आपको ये करना है, उसके ऐसे लिखोगे ना तो आपको उसके उनके बुद्धि के साथ भी खेलना होगा ना, ठीक है। तो इसलिए आपको पॉइंट नहीं देना है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये BCS 11 का ये जो मैं आपको दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, अगर आपको इसका PDF के फॉर्म में ये चाहिए होगा ना, तो मैं ये भी प्रोवाइड करवा देता हूँ।
ठीक है। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सिंपली वहाँ पे आइए, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, BCS 11 दिसंबर 23 कुछ मत लिखिए, बस इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये वाला PDF चाहिए, ठीक है। कौन सा PDF? तो BCS 11 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन PDF, ठीक है। अब देखिए ये PDF फ्री नहीं होगा, ये पेड PDF होगा, मैं यहीं पे क्लियर बता देता हूँ। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये PDF वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा कैसे पे करना है, पे करोगे मैं ये PDF आपको वहाँ दे दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए 1 का B हो गया। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, 1 का C इस वीडियो में। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द यूज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आपको 2 डिवाइस दिया हुआ है, बारकोड रीडर और स्पीकर एंड माइक्रोफोन। इसका आपको बोल रहा है यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए। अब देखिए आपने मान लीजिए यहाँ पे यूज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक बचा है, अब कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि बारकोड रीडर क्या होता है, तो आप बिल्कुल लिख के आइए भाई, यूज़ लिख के आ जाइए, उसका कैरेक्टरिस्टिक लिख के आइए, आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा, ठीक है। ये नहीं क्या पूछा व्हाट इज़ बारकोड रीडर, तो और यार व्हाट इज़ तो मेरे को नहीं आता है भैया, ने तो मेरे को कैरेक्टरिस्टिक बताया था, यूज़ बताया था, चलो मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको जो आता है वो लिख के आइए, खाली छोड़ने से अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप कुछ लिख के आएंगे, उसमें भी आपको मार्क्स देगा ही इग्नू वाला, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का बारकोड रीडर के बारे में। चलिए बारकोड के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है हम लोग का बारकोड रीडर। तो यहाँ क्या आता है यूज़, मैंने एकदम अच्छे से पॉइंट में लिख दिया, आप आराम से एक पॉइंट में लिखिए, एक लाइन में लिखिए, जैसे लिखना है लिखिए। तो यहाँ देखिए बारकोड, बारकोड रीडर्स आर ऑप्टिकल स्कैनर दैट कैप्चर्स एंड डिकोड द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन बारकोड्स, ठीक है। आपको पता होगा बारकोड रीडर, जैसे कि आप जब कोई भी आप ड्रेस वगैरह लेने जाते हो तो जब बिलिंग का समय आता है तो देखते हैं ना, फट से वो एक रेड मारता है स्कैन आपके ड्रेस वाले पे, वहाँ पे एक बारकोड रहता है, उसमें कर देता है, सारा कॉस्ट उधर आ जाता है, उसका कौन सा साइज़ है, कितना कॉस्ट है उसका, है ना। तो वही हो गया बारकोड रीडर। और ऑप्टिकल स्कैनर, ठीक है, एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो कैप्चर करता है और डिकोड करता है इन्फॉर्मेशन को जो इनकोडेड होता है बारकोड के फॉर्म में, है ना, बारकोड के फॉर्म में जो इनकोडेड रहता है उस चीज़ को रीड करने के लिए यूज़ होता है बारकोड रीडर का, ठीक है। दिस लीनियर और 2 डायमेंशनल 2D पैटर्न, ठीक है, रिप्रेजेंट डेटा सच एज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्राइस और ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो जो लीनियर होता है या 2 डायमेंशनल पैटर्न जो होता है, यानी कि बारकोड जो बना रहता है, आप लोग को पता होगा वो लाइन लाइन करके जो होता है ना एकदम ब्लैक ब्लैक करके उस तरह का, तो वो क्या क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है डेटा को, डेटा का जो भी मतलब किसी भी तरह का डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे प्रोडक्ट डिटेल हो गया, प्रोडक्ट नंबर हो गया, उसका प्राइस हो गया, है ना, उसका साइज़ हो गया, उस तरह का स्टोर करने के लिए होता है बारकोड रीडर, ठीक है। तो इसका यूज़ हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने 2-3 लिख दिया है, आप भी ऐसे लिख दीजिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, स्कैनिंग टेक्नोलॉजी क्या करता है, दे एम्प्लॉय लेज़र और इमेज बेस्ड स्कैनिंग मेथड टू डिकेट बारकोड्स स्विफ्टली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। तो वही है कि स्कैनिंग टेक्नोलॉजी होता है, फट से स्कैन कर लेता है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, फट से स्कैन किया एकदम एक्यूरेट चीज़ आ गया हम लोग का। वही है क्या होता है, लेज़र और इमेज बेस्ड स्कैनिंग, है ना, वो जो बारकोड होता है एक तरह का इमेज ही होता है, तो वही है स्कैनिंग टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद हो गया वर्सेटिलिटी, है ना, मतलब कि कंपेटेबल विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बारकोड इंक्लूडिंग UFC यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, QR कोड, डेटा मैट्रिक्स कोड, इंश्योरिंग अडेप्टेबिलिटी अक्रॉस डाइवर्स एप्लीकेशन, यानी कि वर्सैलिटी होता है, यानी कि मतलब इसके बहुत तरह से में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बारकोड हो गया, जैसे कि UFC, वो जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आता है जो आप लोग का ड्रेस व्रेस में होता है वो होता है UFC, ठीक है। फिर होता है QR कोड, QR कोड तो आजकल हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है ना, तो वो हो गया QR कोड। फिर होता है डेटा मैट्रिक्स कोड, तो इस तरह से ये अलग अलग मतलब कोड में यूज़ हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का बारकोड रीडर, यानी कि ये वर्साटाइल होता है। उसके बाद आएगा रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये कहता है डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन एंड रोबस्ट परफॉर्मेंस केपेबल ऑफ रीडिंग डैमेज और पुअरली प्रिंटेड बारकोड्स, है ना, यानी कि ये रिलायबल भी होता है। यानी कि ये क्या होता है, पहली बात तो पता है बारकोड रीडर आप जब कभी भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे एक मारा पूरा स्कैन भी नहीं होता है कि फट से वो डेटा पूरा आ जाता है ना। तो कितना फास्ट होता है कि हाई स्पीड ऑपरेशन, कोई टाइम वेस्ट नहीं, आप लिख रहे हो ड्रेस लिए हैं, ये इसका साइज़ है, ये प्राइस, कुछ नहीं, एक बारकोड मारे फट से हो गया। तो क्या हो गया, हाई स्पीड देता है। और साथ में क्या होता है कि वो केपेबल होता है, मतलब अगर वो बारकोड जब वो थोड़ा डैमेज भी हो चुका है ना, थोड़ा अच्छे ढंग से प्रिंट भी नहीं हुआ, तो भी वो क्या करता है उसको आराम से रीड कर लेता है। तो ये हो गया इसके रिलायबिलिटी, है ना, कि ये रिलायबल होता है, आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया हम लोग का बारकोड का कैरेक्टरिस्टिक और यूज़। दूसरा क्या है, स्पीकर एंड माइक्रोफोन। तो देखिए स्पीकर एंड माइक्रोफोन, आप लोगों को पता है स्पीकर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, बस देखिए आपको वही लिखना है,
ठीक है। तो स्पीकर स्पीकर रिप्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट वाइल माइक्रोफोन कैप्चर ऑडियो इनपुट, ठीक है। इनेबल कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट एंड रिकॉर्डिंग। मैंने बहुत सिंपल वेज में लिखा है कि स्पीकर क्या होता है, ऑडियो का आउटपुट देता है, और माइक्रोफोन क्या होता है, ऑडियो का इनपुट लेता है। सिंपल है ना, काम यही है। स्पीकर क्या होता है, ऑडियो फेंकता है, जो भी होता है आप लोग स्पीकर बजाते हो, सॉन्ग बजाते हो, वो सब हो गया हम लोग का स्पीकर। और माइक्रोफोन होता है जो ऑडियो को इनपुट के तौर पे लेता है। जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा जो माइक्रोफोन है वो ऑडियो को ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। ये इसलिए किस लिए यूज़ होता है, क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, रिकॉर्डिंग के लिए होता है। तो देखिए ये है कम्युनिकेशन के लिए। आप लोग जो कॉल पे बात करते हो तो वो भी स्पीकर से बात करते हो, दूसरे को सुनाई देता है माइक्रोफोन से, तो वो हो गया। फिर एंटरटेनमेंट के लिए होता है, हम लोग गाना बजाते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें यूज़ होता है स्पीकर का। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग के लिए होता है, जो मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्पीकर और यूज़फोन का, माइक्रोफोन का यूज़। अब देखिए स्पीकर का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो मतलब ये क्या हुआ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी द स्पीकर कैन रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली मेजर्ड इन हर्ट्ज, अ वाइडर रेंज प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट साउंड एक्सपीरियंस। यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि इसका क्या होता है, हम लोग का फ्रीक्वेंसी में रिस्पॉन्स भेजता है स्पीकर, है ना। जो भी हम लोग साउंड सुनते हैं पता होता है फ्रीक्वेंसी में आता है, जितना तेज़ फ्रीक्वेंसी उतना तेज़ आवाज़ उतना दूर तक जाएगा, वही हुआ था। तो क्या बोलता है, द स्पीकर कैन एक्यूरेटली देता है। और ये सब हम लोग का फ्रीक्वेंसी किस में रीड होता है, पता है आप लोग को, हर्ट्ज में रीड होता है 20 to 20,000। और क्या बोलता है, द वाइडर रेंज प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट साउंड एक्सपीरियंस। और यही फ्रीक्वेंसी जितना अच्छा होता है, जितना तेज़ होता है, वो ज़्यादा दूर तक जाता है। तो मान लीजिए अगर कम्युनिकेशन भी करना होता है तो स्पीकर एक अच्छा माध्यम हो सकता है ना। जैसे कि कोई सेल भी होता है तो देखते हैं ना लोग स्पीकर में बोलता है, यहाँ पे सेल लगा है, इतने बजे सेल है, आओ साड़ियाँ खरीदो, शादी कर लो फटाफट। तो वो हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी रिक्वेंस, ठीक है। उसके बाद आता है पावर हैंडलिंग, ठीक है। तो रेटेड फॉर मैक्सिमम पावर इनपुट टू अवॉइड डिस्टॉर्शन एंड इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यानी कि ये स्पीकर जो होता है ये पावर भी हैंडल कर लेता है। यानी कि आप इसमें मतलब स्पीकर में किसी तरह का इनपुट ज़्यादा दूर से दे देते हैं, मतलब ज़्यादा ये कर देते हैं, तो उसको भी कर लेता है। उसके बाद उसके हिसाब से आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस भी देता है। तो पावर हैंडलिंग कर लेता है स्पीकर आराम से। उसके बाद आता है एप्लीकेशन यूज्ड इन मल्टीमीडिया सिस्टम, होम थिएटर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एक्सेट्रा। आप एप्लीकेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मल्टीमीडिया सिस्टम हो गया, है ना, होम थिएटर्स में हो गया, टीवी वगैरह में भी हो जाता है, तो वो सब आप कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन जहाँ यूज़ होता है वो। तो ये हो गया हम लोग का स्पीकर का। अब देखिए माइक्रोफोन का कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका हम लोग टाइप्स लिख देते हैं। देखिए आप ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिखिए इसमें। आपको पता है स्पीकर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, मैंने बता दिया। स्पीकर क्या होता है, ज़्यादा ये बात करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, कि एक साथ हम लोग बहुत ज़्यादा जगह बात कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट कर, ज़्यादा दूर तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो कर सकते हैं, है ना। अब माइक्रोफोन का भी उसी तरह से हो गया। तो टाइप्स देख लेते हैं। अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स सच एज डायनेमिक, कंडेंसर एंड रिबन, ईच विथ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सुटेड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, है ना। तो माइक्रोफोन भी कई तरह का होता है, डायनेमिक होता है, कंडेंसर होता है, रिबन होता है, ये सब अलग अलग माइक्रोफोन होता है, अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि छोटा माइक्रोफोन है, कुछ मतलब बहुत ही धीमा आवाज़ को ASMR आप सुने होंगे, तो वो अलग तरह से रिकॉर्ड करता है चीज़ों को। एक नॉर्मल माइक अलग तरह से करता है ना। तो वो उस तरह से हो गया माइक्रोफोन का। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इसका भी होता है सिमिलर टू स्पीकर। माइक्रोफोन हैव अ फ्रीक्वेंसी रिक्वेंस दैट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी दे कैन कैप्चर एक्यूरेटली, है ना। यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो माइक्रोफोन का भी एक लेवल होता है कि भाई मैं इतने तक का फ्रीक्वेंसी आपको एक्सेप्ट करके उसको मतलब रिकॉर्ड कर पाऊँगा सही से, है ना। और उसी तरह से स्पीकर का भी होता है कि मैं इतना ही मतलब साउंड जनरेट कर पाऊँगा। ये नहीं कि आप साउंड बढ़ाते गए मैं एकदम मैक्स पे चला गया, वैसा नहीं होगा, है ना। मतलब एक लिमिट होगा ना कि मैं इतना साउंड प्रोड्यूस कर पाऊँगा इतना हर्ट्ज तक। उसी तरह से माइक्रोफोन का भी होता है कि मैं इतना ही साउंड ले पाऊँगा, उसके अलावा जो आएगा मैं शायद नहीं ले पाएगा, फट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी रिक्वेंस। उसके बाद इसका भी एप्लीकेशन लिख दीजिए। यूज्ड इन वेरियस वॉइस बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक रिकॉर्डिंग करने के लिए होता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, गेमिंग होता है, वॉइस कमांड्स होता है एंड मोर। माइक्रोफोन का तो कई जगह यूज़ होता है, फ़ोन पे होता है, जब आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो उस पर होता है, जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हो तो वीडियो में जो आप लोग बात करते हो वो होता है, वीडियो कॉल पे होता है। तो इसका तो बहुत सारा है। तो ये हो गया माइक्रोफोन। तो यही था सिंपल सा आप लोगों का, मैंने एकदम अच्छे से लिखा है। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मैंने एकदम एक्सट्रीम बताया। आप आराम से बारकोड के बारे में 2 लाइन लिखिए, यूज़ बता दिए, कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए कि आप चाहे तो आप इसको एक ही पैरा में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो,
तो आराम से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लिखिए काफ़ी है। ठीक है। स्पीकर और माइक्रोफोन के बारे में मैंने अलग अलग चीज़ बताया, जैसे कि स्पीकर में अलग से फ्रीक्वेंसी रिक्वेस्ट बताया और इसमें अलग से बताया। आप डायरेक्ट लिखिए कि भाई दोनों में फ्रीक्वेंसी रिक्वेस्ट होता है, मतलब एक लिमिट तक ही दोनों आवाज़ को ले सकता है और स्पीकर आवाज़ को दे सकता है, आउटपुट दे सकता है, इस तरह से, है ना। स्पीकर एक ही में लिख दीजिए एप्लीकेशन में कि स्पीकर यहाँ पे यूज़ हो जाता है, जैसे होम थिएटर वगैरह में हो गया, टीवी में। और क्या होता है, माइक्रोफोन किस में यूज़ होता है, जैसे कि रिकॉर्डिंग में हो जाता है, टीवी वगैरह में हो जाता है, वीडियो में हो जाता है, वीडियो कॉल में हो जाता है, इस तरह से। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सी नंबर क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको इसमें पहले तो आंसर भी बता दिया, फिर आपको कुछ बातें बता दी हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, फिर आपको इसके बीच क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बता दिया हूँ, आपको किस तरह से लिखना है मैं वो भी बता दिया हूँ। आप बिल्कुल ये डिट्टो याद करके लिख सकते हो, आप बिल्कुल इसका अलग ढंग से लिख सकते हो, आपको बस समझने का है कि आप क्या समझे हो, बस आपको उसको लिखना है। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए बिल्कुल भी बना के लिखने नहीं आता है तो आप आराम से ये याद कर लीजिए और लिखिए। ठीक है। और अगर हाँ आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका बाकी PDF को भी ज़रूर देखिएगा, प्रीवियस सॉल्यूशन को ज़रूर देखिएगा। इसको देख के मत रुकिए, चाहे एग्जाम से एक रात पहले क्यों ना देख रहे हो, पूरा जगिए और कंप्लीट कीजिए। कम से कम आपको 3 साल का करके जाना है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं करके गए हो तो जितना मैं कर पाऊँ उतना तो कीजिए कम से कम। ठीक है। तो ये था इसमें मैं बता दिया हूँ BCS 11 में 1 का ABC। अब आगे मैं इसका सभी सॉल्यूशन लाते रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ। ठीक है। इग्नू BCS से रिलेटेड ये चैनल आपके काम का है। मैं यहाँ पे प्रीवियस से सॉल्यूशन करवाता हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी सेमेस्टर का। तो ये चैनल आपके काम का है, आज भी काम का है, 6 महीने बाद भी काम का होगा, 1 साल बाद भी काम का होगा और 2 साल बाद भी ये चैनल आपके काम का है ही। यानी कि आप जब तक इग्नू में हो, जब तक BCA में हो, ये चैनल आपके काम का है। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको आपके काम का कंटेंट मिल जाएगा। आप आराम से देखिए, पढ़िए, या फिर जब ये चैनल पे जाओगे तो होम वाला जो सेक्शन होता है ना, उसमें ही जब आप स्क्रॉल करोगे तो मैंने वहाँ पे सेक्शन बना दिया है, जैसे कि 1st सेमेस्टर करके मैं बना दिया हूँ, 1st सेमेस्टर इग्नू BCA। तो उसमें मैं 1st सेमेस्टर वाला जितना भी प्लेलिस्ट है ना उसको ऐड कर देता हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा। या फिर इतना भी मत कीजिए, डायरेक्ट प्लेलिस्ट वाले में जाइए और देखिए और पढ़ना शुरू कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। जैसे BCS 11 है, इसी तरह से मैंने BCS 12 का भी बता दिया है, 1st सेमेस्टर को बता रहा हूँ। इसी तरह 2nd, 3rd सबका भी है, पर मैं 1st का बता दे रहा हूँ। आपका BCS 12 का मिल जाएगा, इको 01 है उसका भी मिल जाएगा, FEC 02 है उसका भी मिल जाएगा, BCSL 13 है उसका भी मिल जाएगा। सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। प्रॉपर आपको यहाँ पे पढ़ाई होगी, यहाँ पे मैं बस इन्फॉर्मेशन नहीं देते रहता हूँ। ठीक है। तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।